गुड मॉर्निंग। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक बंधुओं का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई सभी जानकारियां शेयर की जाती हैं, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे वो रिज़ल्ट से रिलेटेड हो या अन्य कोई जानकारी हो। ये वीडियो विशेष करके शिक्षक बंधुओं के लिए बनाया गया है। शिक्षक बंधुओं को स्पेशली जो 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षक हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या आ रही है अवकाश लेने में। सीएल या मेडिकल या सीसीएल या मैटरनिटी लीव या ये सारे अवकाश किस तरह से लिए जाएंगे, इसकी क्या प्रक्रिया होगी। हालांकि इसके संबंध में तरह तरह के आदेश, शासनादेश उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो इस बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए महानिदेशक महोदय ने यूट्यूब लाइव सेशन में सारे पॉइंट्स को, सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए हर बात बहुत अच्छे से समझाई है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और साथ ही साथ आपके जॉब में बहुत यूज़फुल है। तो इन सब बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि महानिदेशक महोदय ने क्या बताया है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर किसे बनाएंगे, सीएल, मेडिकल, सीसीएल कैसे लेंगे और अवकाश से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं, हर प्रश्न का समाधान, निराकरण महानिदेशक महोदय ने यूट्यूब लाइव सेशन में दिया है। तो आइए देख लेते हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा, अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यही आपको करना है और ये बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीसरी बात जो आती है जनरल में, वो अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है आप सभी शिक्षकों के लिए। तो हमारे जो जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम है कि अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर कैसे बनाएं, किसको बनाएं। तो जितने भी हमारे हेड मास्टर्स हैं या अभी इंचार्ज हैं, भले उनका प्रमोशन नहीं हुआ लेकिन इंचार्ज की भूमिका में है, तो उनके लिए आदेश या निर्देश रहेगा कि वो खंड शिक्षा अधिकारी को अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। जितने भी हेड हैं, मैं रिपीट कर देता हूं, जितने भी हेड हैं या उनका प्रमोशन भले ही हेडमास्टर पे नहीं हुआ लेकिन वो इंचार्ज है अपने विद्यालयों के, तो वो खंड शिक्षा अधिकारियों को अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। इसके अतिरिक्त जितने सहायक शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, वो अपने विद्यालय के हेडमास्टर को या इंचार्ज अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। अब जो संविलियन विद्यालयों का अगर बात करें, जहां पे संविलियन हुआ है, तो वहां पे इफेक्टिव प्रिंसिपल जो है, जो प्राइमरी और जूनियर का संविलियन हुआ है, तो संभवतः अधिकतर केस में जो जूनियर के हेडमास्टर हैं वह प्रभावी वहां पे नोडल है, हेड है, तो उनको आप अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। अभी रिपोर्टिंग ऑफिसर का देखिए प्रयोग, यूज कहाँ कहाँ आएगा। रिपोर्टिंग ऑफिसर का जो उपयोग है वो आप जब कोई भी छुट्टी लेते हैं उस केस में आता है। छुट्टी के बाद आप अपनी जब लौट के आते हैं और आप पुनः ज्वाइन करना चाहते हैं, तब भी रिपोर्टिंग ऑफिसर का रोल आता है। इसके अलावा विभाग द्वारा कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाए गए हैं, तो वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी जब आप भरेंगे तो वो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के माध्यम से ही बीएसए स्तर को प्रेषित किया जाएगा। इसीलिए रिपोर्टिंग ऑफिसर का चयन करना, या अगर आपने पहले चयन किया हुआ है तो उनको बदलना आप यहां से कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ऐड अ रिपोर्टिंग ऑफिसर में आप एक रिपोर्टिंग ऑफिसर ऐड कर सकते हैं। दो तरीके हैं इसके। यदि आप सहायक शिक्षक हैं तो अपने आप हेडमास्टर को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाना चाहेंगे, उसके लिए दो तरीके हैं। या तो उनका मानव संपदा कोड आप जानते हो या उनका नाम से आप सर्च कर सकते हैं। उसके पहले है कि आप सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज में देखते हैं क्या क्या है। ऑनलाइन सर्विसेज में लीव है, ट्रांसफर है, एनुअल प्रॉपर्टी राइट है, एनओसी है। तो इन सभी चीजों के लिए आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना है। तो अभी मैंने जो बात की थी कि सहायक शिक्षक अपने हेडमास्टर को करेंगे, हेडमास्टर खंड शिक्षा अधिकारी को करेंगे, वह लीव के संदर्भ में है। क्योंकि अभी यहाँ पे प्रभावी जो चीज है वो लीव है, तो आप लीव के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे। सहायक शिक्षक जो है वो हेडमास्टर को,
और हेडमास्टर खंड शिक्षा अधिकारियों को रिपोर्टिंग ऑफिसर चयनित कर लेंगे। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर दो तरीके से कर सकते हैं, या आप नाम डाल करके या उनका EHRMS कोड डाल करके आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे लिस्ट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर में आप ये भी दे सकते हैं कि आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं, यहाँ से दिख जाएगा। चौथी बात, अब जनरल में फिर से हम लौट के आएंगे। जनरल में जो चौथी बात है, इमूवेबल प्रॉपर्टी राइट है, इस पे अभी आपको कुछ नहीं करना है। पांचवा जो बिंदु है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा जो बिंदु है आपके लिए, कई बार इस पे निर्देश भेजे गए हैं जनपद स्तर पर कि सभी शिक्षकों को, सभी शिक्षा मित्रों को, सभी कर्मियों को उनके अर्हता संबंधी सभी अभिलेख अपलोड करने हैं मानव संपदा पोर्टल पर। कई बार इसकी मुहिम चलाई गई है, कई बार मिशन मोड में इस पे आपके ब्लॉक स्तर से आपको बुलाया भी गया होगा। आपको एक अभियान के रूप में सभी के अभिलेख अपलोड कराए गए थे, लेकिन अभी भी कुछ संख्या ऐसी है शिक्षकों की या शिक्षा मित्र अनुदेशकों की जिनके अभिलेख अभी अपलोडेड नहीं है। और ये बहुत महत्वपूर्ण शासनादेश इस बारे में आया है कि अगर 31 मार्च के बाद जिसके अभिलेख अपलोड नहीं होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं विभाग और जो जांच एजेंसियां हैं वो संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, उनको फर्जी टीचर की श्रेणी में रखते हुए उनके विरुद्ध जांच व अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित की जाएगी। तो इसमें आपके पास आपके लॉगिन पर ही ये सुविधा दी गई है। आप इस पे अंदर जब क्लिक करेंगे व्यू एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें आप जाएंगे, आप इसमें सबसे पहले तो देखेंगे कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। नीचे व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो 11-12 कई सारे जो फील्ड्स हैं उसमें डॉक्यूमेंट आपने कौन से पहले ही अपलोडेड कर रखे हैं वो यहाँ दिख जाएंगे। तो सबसे दाहिनी तरफ जो इसमें फाइल और एक्शन लिखा हुआ है, इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट बहुत पुराने आपने अपलोड कर रखे थे विभाग द्वारा, उनको संग्रहित कर दिया गया है। यानी वहां पे लाल रंग में आपको लिख के आ रहा है आर्काइव्ड। तो आर्काइव्ड का मतलब ये हुआ कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोडेड है, आपको कुछ नहीं करना है, वह विभाग द्वारा एक संग्रहित करके उसको अलग रखा गया है। तो इसमें आपको कोई इसमें कार्य नहीं करना है। आपका डॉक्यूमेंट का सारा विवरण लिखा हुआ है, उसका नंबर क्या था, रोल नंबर, इशू डेट सारा लिखा हुआ है। आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर कोई गलती हो तो आप डिलीट कर से दोबारा इसको अपलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपलोड कर रखा है, आपके सारे विवरण सही हैं, तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मान लीजिए इसमें से आपने देखा कि मेरा कोई एक डॉक्यूमेंट जो कि महत्वपूर्ण है मैंने अपलोड नहीं कर रखा है, सपोज करिए आपने अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर रखा है, तो इसकी सुविधा के लिए आपको फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर जब आप जाएंगे तो इसमें अपलोड डॉक्यूमेंट में प्लस का निशान है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें पूछ रहा है कि ये डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करना चाहते हैं एजुकेशनल है या अदर है। तो जैसे आप 10th की मार्कशीट या डॉक्यूमेंट की बात हुई तो वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है। अगर वो पैन कार्ड होता तो आप अदर पे करते। तो इसके बाद आप यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे, अपना क्वालिफिकेशन का नाम लिखेंगे। कई जगह परीक्षा आती है कि मैंने बीपीएड किया हुआ है, मेरा बीपीएड इसमें नहीं दिख रहा है, तो उसको बीएड की श्रेणी में भी डाल दीजिए आप। उसके बाद बाकी फील्ड्स और भरने हैं। एनरोलमेंट रोल नंबर ये भरना मैंडेटरी है, जिसमें लाल स्टार लगा हुआ है आपको अवश्य भरना है। उसके बाद सारे फील्ड्स भरते हुए आपको चूज फाइल करेंगे और आप अपलोड कर देंगे। तो इसमें आप पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं और जेपीजी फाइल भी। ये काम आप जब अपलोड करेंगे तो आपके लैपटॉप में जहां आपने सेव कर रखा है यहाँ से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे और एक जो सबमिट है, सबमिट कर देंगे तो आपका ये अभिलेख अपलोड हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा सभी शिक्षकों से कि जिनके या आप चेक कर लें अपना पोर्टल पे लॉगिन करते हुए, जिनके जो डॉक्यूमेंट अभी भी जो उनके अर्हता संबंधी हैं अपलोड नहीं किए हैं, उन लोगों ने ये तत्काल प्रभाव से अपलोड कर दिए जाएं। ये इसके लिए आपको आपके खंड शिक्षा अधिकारी भी निर्देशित करेंगे। फिर से हम लोग वापस लौटेंगे। जनरल में सही जो फील्ड है हमने बात कर ली। इसके बाद आपका जो बहुत महत्वपूर्ण है लीव मॉड्यूल, इस पे बात करेंगे। तो लीव मॉड्यूल आप सभी जानते हैं इसमें दो जो बहुत महत्वपूर्ण लिंक हैं, एक है माई लीव, दूसरा है अदर्स लीव। तो देखिए माई लीव भी सभी के लिए है और अदर्स लीव जो है वो केवल जो हेड हैं या इंचार्ज हैं उनके लिए होगा। माई लीव में अगर आप जाएंगे इसका मतलब हुआ जो आपको छुट्टियां अपने खुद की आवेदन करनी है या उसका बैलेंस देखना है
या आपने जो आवेदन किया है उसका स्टेटस देखना है, या आपने पहले कोई छुट्टी अगर आवेदन की हो तो उसको कैंसिल करना है, या उसके बाद महत्वपूर्ण चीज आती है लीव अर्ली ज्वाइनिंग। ये एक नई चीज आपको लग रही होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि आप यदि कोई छुट्टी लेते हैं आकस्मिक अवकाश के अलावा, यदि आप मैटरनिटी लीव लेते हैं, यदि आप बाल देखभाल अवकाश लेते हैं, यदि आप मेडिकल लीव लेते हैं, तो उसके बाद जब आप लीव से लौटेंगे तो आपको एक ज्वाइनिंग ऑनलाइन करनी पड़ती है, या अगर आपकी छुट्टी खत्म होने से पहले आप लौट रहे हैं तो आपको यहाँ से अर्ली ज्वाइनिंग करनी पड़ती है। तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अदर्स लीव में मैं बता दूं, अदर्स लीव अगर कोई हेडमास्टर है या खंड शिक्षा अधिकारी है उनको भी दिखता है। अगर वो देखना चाहें कि उनको किसने अपनी छुट्टी भेजी है, वो सारी चीजें इसमें दिखेंगी। कितनी छुट्टियां उनकी पेंडिंग है, कितनी उन्होंने डिस्पोज कर दी, ये सारी चीजें इसमें दिखेंगी। तो हम लोग पहले माई लीव में बात करेंगे कैसे अप्लाई किया जाता है छुट्टियां। तो छुट्टी अप्लाई करने के लिए आप सभी लोग अप्लाई लीव में जाते हैं। लीव अप्लाई में आपको 3-4 चीजें उसमें डालनी पड़ती है। सबसे पहला, किस तरह की लीव आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप कैजुअल लीव लेना चाहते हैं तो आप उसमें कैजुअल लीव सेलेक्ट करते हैं। रिपोर्टिंग ऑफिसर, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण, मैं दोबारा इसको आपको याद दिला दूं। सभी जो सहायक शिक्षक हैं, कई बार ये देखा जा रहा है कि सहायक शिक्षक डायरेक्टली बीएसए को अपनी छुट्टियां भेज दे रहे हैं। कई बार सहायक शिक्षक डायरेक्टली बीओस को अपनी छुट्टियां भेज दे रहे हैं कैजुअल लीव, जो कि गलत है। सहायक शिक्षक हमेशा प्रधान शिक्षक को ही अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाते हुए और उनको अपनी छुट्टियां भेजेंगे। अगर वो छुट्टी प्रधानाध्यापक के अधिकार क्षेत्र में है तो वह स्वीकृत करेगा, अन्यथा वह आगे बीओ को फॉरवर्ड कर देगा। ये पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना है। तो लीव में अप्लाई करते समय कौन सी छुट्टी आप लेना चाहते हैं। अर्न लीव के बारे में बताना चाहूंगा मैं कि हर 1 साल की सर्विस में आपको एक ईएल मिलती है। हालांकि पोर्टल पे आपको कई बार दिखता है 300 दिन का ईएल आपको बैलेंस दिखता है, या कई बार आपको अगर ब्लॉक में अपडेट नहीं हुआ है तो 0 दिन का दिखता है। इस संबंध में आप अर्न लीव अप्लाई कर सकते हैं जितनी आपकी सर्विस हुई है। खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर उसको देखेंगे, वो वेरीफाई करेंगे कि क्या वास्तव में आपकी उतनी सेवा हुई है, आप उतनी अर्हता रखते हैं उतनी छुट्टियों की। यदि आप रखते हैं तो वो खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा उसका स्वीकृत किया जाएगा। कैजुअल लीव आप सभी वाकिफ हैं, ये बहुत ही प्रचलित छुट्टी है। साल में 14 दिन की छुट्टी मिलती है आपको कैजुअल लीव। इसको आप अप्लाई करने के लिए, मान लीजिए कैजुअल लीव अप्लाई करते हैं आप, तो इसमें आपको जिस दिन से आप छुट्टी ले रहे हैं वो दिन करना है। आप एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देना चाहूंगा सभी शिक्षकों को, जो हाफ लीव है ये शिक्षकों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कई बार कई खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए प्रश्न पूछते हैं कि क्या 0.5 सीएल दे है, तो शिक्षकों को परिषदीय, चूंकि आप परिषदीय कर्मचारी हैं, आपको दे नहीं है, तो आप इसको 0.5 सीएल अप्लाई नहीं करेंगे। तो मान लीजिए आपने 1 दिन की छुट्टी यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके बाद जो 6वां बिंदु है और 7वां बिंदु है, ये आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन लगता होगा कि ये क्या है और क्यों है। जो 6वां बिंदु है और 7वां बिंदु है, इसका महत्व तो यह है कि जब आप छुट्टी से लौट के आएंगे या छुट्टी पे जाने से पहले आपकी अगर कोई छुट्टी पड़ रही है, संडे पड़ रहा है, तो आप इसमें अगर लिख देंगे तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, जब आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए 15 तारीख को मैंने अवकाश लिया, 16 को मान लीजिए संडे है, तो अगर आप इसमें भर देंगे कि 16 को संडे था, लीव सफिक्स में 7वें कॉलम में, तो आपकी जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट वो 17 को एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं तो वो 16 को ही आपका 16 को वो पूछेगा आपसे कि 16 का आपका क्या स्टेटस है, जबकि 16 की आपकी एक संडे का अवकाश है। इसीलिए ये 2 कॉलम बनाए गए हैं कि यदि आप जो अवकाश ले रहे हैं उसके पहले अगर कोई संडे पड़ रहा है या कोई मान लीजिए गेस्टेड हॉलीडे पड़ रहा है, होली, दिवाली, दशहरा, वो आप इसमें भर सकते हैं। दूसरा, छुट्टी का जो आप पीरियड है उसके बाद अगर कोई अवकाश पड़ रहा है तो वो आप भर सकते हैं। उसके बाद जो ग्राउंड आपने लिखा, यानी जिस आधार पर आप छुट्टी ले रहे हैं, अपना व्यक्तिगत कारण आपका हो सकता है, स्टेशन लीव परमिशन आपको भरनी है, एड्रेस भरना है, चूज फाइल में अपना कोई एप्लीकेशन आपको अपलोड करना है और सबमिट कर देना है।
तो ये हुई कैजुअल लीव अप्लाई करने की प्रक्रिया। अब कुछ शिक्षक सोच रहे होंगे कि जब हम एम स्थापना ऐप से सीएल अप्लाई करते हैं तो हमें सिर्फ फ्रॉम और टू सिलेक्ट करना पड़ता है, ये सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं सिलेक्ट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा अभी अंतर है, कुछ समय बाद एम स्थापना ऐप पे भी ये सारी चीजें आएंगी, तो जो थोड़ा अंतर है वो धीरे से खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी ये थोड़ा अंतर पोर्टल पे और ऐप पे विद्यमान है। यहाँ से आप सबमिट करेंगे तो आपकी छुट्टी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को चली जाएगी। अगली बात आती है आपकी कैजुअल लीव के बाद अन्य छुट्टियां। तो जैसे ही कैजुअल लीव का आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है, वैसे ही अन्य है। अगला लेकिन महत्वपूर्ण जो 2 और छुट्टियां हैं, वो एक मेडिकल अवकाश है और दूसरा सीसीएल है। तो मेडिकल की अगर बात करें तो मेडिकल अवकाश में आप सभी के काफी सुधार विभाग द्वारा किया गया है। पहले आप सभी को मेडिकल लेने के लिए बहुत समस्याएं थी। आप सभी को मेडिकल जब आप लेते थे तो आप एप्लीकेशन आप बीआरसी पे आपको भिजवाना पड़ता था किसी माध्यम से, आप कई बार नहीं जा सकते थे। उसके बाद आपका वेतन रुकता था। जब आप 30 दिन बाद या 45 दिन बाद या 15 दिन बाद दोबारा ज्वाइन करते थे तो आपको वेतन लगवाने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे। वो प्रक्रिया काफी हद तक समाप्त की गई है। अभी आप मेडिकल अवकाश फुल पे लीव अगर आप अप्लाई करते हैं, उसमें लेकिन शर्त है, आप मेडिकल लीव अप्लाई करेंगे अपना आवेदन पत्र और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेटर के साथ। जैसे ही मान लीजिए आपने 15 दिन का मेडिकल लीव अप्लाई कर दिया, तो आपके खंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वो आपकी मेडिकल लीव स्वीकृत कर दें। अगर आप 42 दिन से कम की छुट्टी लेते हैं तो वो खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर की है। अगर आप इससे अधिक, तो वो खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा बीएसए को फॉरवर्ड की जाती है। ये छुट्टी खंड शिक्षा अधिकारी स्वीकृत कर देंगे। उसके बाद 15 दिन बाद जब आप स्वस्थ होके आते हैं वापस, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप मानव संपदा पोर्टल से ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई शिक्षकों को अभी इसकी जानकारी नहीं है। इसके अभाव में वो बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर आप मेडिकल, सीसीएल, मैटरनिटी से वापस लौटते हैं तो आपको मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना अनिवार्य है। ऑनलाइन ज्वाइनिंग में आपको फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो फिटनेस सर्टिफिकेट आप पहले फिजिकल फॉर्म में देते थे बीआरसी पे, वो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको अब ऑनलाइन ज्वाइनिंग में अपलोड करना है। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग ऑनलाइन ज्वाइनिंग आपको दिखाएंगे कैसे करना है। ऑनलाइन ज्वाइनिंग अगर आप नहीं करते हैं तो आप अगली बार मानव संपदा पोर्टल पे छुट्टियां नहीं ले पाएंगे। तो ये आपको मेडिकल लीव का एक प्रोसीजर है। सेम चीजें हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, स्टेशन लीव। इसमें जो अटैचमेंट आपको दिखाना है, अटैच्ड अपलोड अटैचमेंट, पॉइंट नंबर 11, इसमें आपको अपना आवेदन तथा जो डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया हुआ है वो आप इसमें चूज फाइल करते हुए अपलोड कर देंगे। दोनों का कंबाइन एक पीडीएफ बनाते हुए इसमें आपको अपलोड किया जाना है। तो आपका मेडिकल और सीसीएल इसी तरीके से अप्लाई होगा। ये आप ध्यान रखिए कि आप सीसीएल जब अप्लाई करते हैं तो उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आप सभी को जानकारी है, नहीं तो अपने ब्लॉक स्तर पे पता कर लें। आपको उसमें किस आधार पर छुट्टी ले रहे हैं, बच्चे की तबीयत या एग्जाम, उसका डॉक्यूमेंट भी लगाना होता है, अन्यथा वो आपका रिजेक्ट कर देते हैं।